Hello बच्चों, let's read the question. So question says that equal weight of a solute are dissolved in equal weight of two solvent. Means equal weight of solute are dissolved in equal weight of two solvent. That is A and B are found very dilute solution. That is very dilute. The relative lowering on vapor pressures of a solution B has twice the relative lowering in vapor pressure of solution A. If Ma and Mb are the molecular weight of a solvent A and B respectively 10. So यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, आपके पास दो इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट यानी दो सॉल्यूट है. सॉलिड को हम मान लेते हैं आपका एक का, इस सॉलिड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका एक को मान लेते हैं B1 और एक को हम मान लेते हैं B2. दो सॉल्यूट है, ठीक है. आर डिसॉल्व इन इक्वल, और दोनों का वेट इक्वल है तो W मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. और आर डिसॉल्व इन इक्वल वेट ऑफ टू सॉल्वेंट ए एंड बी. सॉल्वेंट क्या आपका ए एंड बी है. अच्छा, ए एंड बी दो सॉल्वेंट है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है. अदरवाइज फिर यहाँ पे ए भी नहीं होता तो हम मान सकते थे. तो एक को C1 मान ले, एक को C2, ये सॉल्यूट है. और ए और बी के आपका दो सॉल्वेंट है, उसका भी वेट कैसा आपका इक्वल है, तो इसको x और x मान लेते हैं. ये आपका मास गिवन है, ठीक है, x मान लिया. अब बोला गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी का जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस. यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है. ये आपके पास है. और कितना टाइम्स, हैज ट्वाइस द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ट्वाइस मतलब 2 लिखना है. अब रिलेटिव लोअरिंग इन इवेपोरेशन की बात करें कैसा लिखा जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखा जाता है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब C1 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू P नॉट A. मतलब प्योर सॉल्वेंट में हम जैसे C1 को A में डिसॉल्व किया तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं हम लोग, PA लिखते हैं. वैसे ही यानी पहले इसको ए में डिसॉल्व किया तब की बात कर रहे हैं. और ये मोल फ्रैक्शन कैसा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस C1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वाटर, ठीक है, वाटर. तो वाटर लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ए की बात करेंगे. और बोला गया बहुत डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट. तो वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये बन गया. एग्जैक्टली सेम वे में C2, अब C2 को क्या करना है, हमें डिवॉल्व करना है B में, ठीक है. सॉल्यूट वही है, इक्वल वेट लिया गया है, तो इसके इक्वल भी क्या आ जाएगा आपका, सेम चीज की P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा, PA. अच्छा, अब हम B मान लेंगे, सॉल्वेंट B है ना, तो B मान लेते हैं इसको, तो ये B बन गया. तो ये B और यहाँ पे भी B और यहाँ पे भी B, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम चीज मानेंगे. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2 मानना था डिवाइडेड बाय वो टोटल मोल्स ऐड करना था, बट फिर से वेरी डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आ जाएगा. तो अब दोनों को यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं. B के लिए कितना आ गया, B के लिए आ गया NC2 बाय NA, NB. और A के लिए कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ NC1 बाय NA, ठीक है. अब इसको इसमें डिसॉल्व किया है और इसको हमने कहाँ पे डिसॉल्व किया, यहाँ पे डिसॉल्व किया है. तो अब C1 C2 तो सेम है, सेम ही सॉल्यूट है. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा हो जाएगा, मास आपका W, मोलर मास हम M मान लेते हैं. B के लिए क्या हो जाएगा, मास आपको X माना है और मोलर मास B के लिए MB माना है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोलर मास सॉल्यूट के लिए तो गिवन मास W, मोलर मास M, और सॉल्वेंट के लिए गिवन मास X एंड मोलर मास क्या आपका A है. तो ये X और X कैंसिल, W और W कैंसिल, M और M कैंसिल, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे. तो MB क्या आ जाएगा, so MB की बात करें, MB आ जाएगा twice of MA. So if you see the option, then MB is equals to twice of MA, that is option B. So option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.